अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास लेक्चर नंबर 9 एक इंतहाई अहम टॉपिक के साथ, जो कि एक बैनुल अक़वामी इशू भी है, उसके साथ आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। उम्मीद है कि आप सारे बच्चे खैरियत से भी होंगे और आप लोगों ने अपना लेक्चर नंबर 8 जो है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर था, वो सुन चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह आप लोग जान चुके हैं, लेकिन पहले बात का आगाज़ करने से पहले हम 3 से 4 मिनट के अंदर उसी ग्लोबल वार्मिंग जो है उसकी वजह को दोबारा डिस्कस करते हैं। फिर बाद में उसके क्या इस दुनिया के अंदर इफ़ेक्ट्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग जो है बेसिकली दुनिया के टेम्परेचर में जो ग्रेजुअली इंक्रीज़ आता जा रहा है उसे कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की एक वजह भी है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह इस दुनिया के अंदर हमने अपने लेक्चर नंबर 8 के अंदर डिस्कस किया था, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में इजाफा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बेसिकली इट इज़ नॉट अ पोल्यूटेंट, ये पोल्यूटेंट नहीं है, लेकिन जैसे हमने कहा था कि हर चीज़ जो है अगर वो अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो हम उसे पोल्यूटेंट कहते हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, सो वी कैन से दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ पोल्यूटेंट, ये पोल्यूटेंट नहीं, बट व्हेन इट रीच टू अ लिमिट, जब एक अपनी लिमिट से बियॉन्ड द लिमिट अपनी लिमिट क्रॉस कर जाती है तो हम उसको बोल देंगे कि नाउ इट इज़ अ पोल्यूटेंट, ये पोल्यूटेंट है। कुछ इस तरह से हमने एक पिक्चर बनाई थी, दैट इज़ द सरफेस ऑफ अर्थ। ये अर्थ की सरफेस है और ये जो रेड कलर में शो कर रहा हूँ, ये रेड कलर जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं, और ये जो ब्लैक डॉट्स मैंने लगाए हैं अगर आप देख सकते हैं, रेड और ब्लैक अगर आपको बोर्ड पे क्लियर नजर आ रहा है, दीज आर अदर गैसेस, ये बाकी गैसेस हैं। सूरज से आने वाली इंफ्रारेड रेज, IR रेडिएशन जमीन पर तो आ जाती हैं। हीट रेज होती हैं, IR रेडिएशन जो है एटमॉस्फेयर से गुजरकर जमीन तक तो आ जाती हैं, और जब ज़मीन से टकराकर वापस पलटती हैं तो उनकी एनर्जी कम हो चुकी होती है। जो सनलाइट आती है, जो हीट रेज आ रही हैं सूरज से, दे हैव हाई एनर्जी, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और जब वो ज़मीन से टकराकर वापस पलटती हैं इनकी एनर्जी कम हो जाती है, दे हैव लो एनर्जी। और वो जो लो एनर्जी वाली रेडिएशन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर के अंदर मौजूद है, रेड कलर से मैंने जिसको शो किया है, ये CO2 जो है उन इंफ्रारेड रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर लेती, उन्हें अब्जॉर्ब कर लेती, जिस वजह से दुनिया का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल में है। इसलिए हमने इसको कल 2 मरतबा थैंक यू भी बोला था ना कार्बन डाइऑक्साइड को, कि ये दुनिया का टेम्परेचर मेंटेन की हो, इट इज़ नॉट अ पोल्यूटेंट, ये पोल्यूटेंट नहीं है। लेकिन आज दुनिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसका लेवल बढ़ता जा रहा है। मुख्तलिफ किस्म की गैसेस के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेवल भी बढ़ता है। फॉसिल फ्यूल जल रहे हैं गाड़ियों के अंदर, पेट्रोल जल रहा है, कोयला जल रहा है, कुदरती गैस जल रही है, आबादी में इंसान की इजाफा होता जा रहा है, दरख्तों को हम काटते जा रहे हैं, नेचुरली मुख्तलिफ किस्म की कैलामिटीज़ जो हैं, मुख्तलिफ किस्म की आफात जो हैं वो आ रही हैं। जैसे कैलिफोर्निया के जंगलात को आग लग गई थी, ऑस्ट्रेलिया के जंगलात को आग लग गई थी। तो ये बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इन सारे प्रोसेस से क्या हो गया है, बढ़ गया है। लास्ट वाला टॉपिक लिखा था आपको ग्लोबल वार्मिंग का, कि कार्बन डाइऑक्साइड का जब लेवल बढ़ जाएगा तो इस हालत में क्या होगा, टू मच हीट इज अब्जॉर्ब। इफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज बियॉन्ड द लिमिट, इंक्रीज हो जाए, बियॉन्ड द लिमिट हो जाए, अपनी हद से भी ज़्यादा बढ़ जाए, देन फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर बच्चों ये होगा टू मच हीट इज अब्जॉर्ब, बहुत ज़्यादा हीट इज अब्जॉर्ब, जज़ब हो जाएगी एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे में टेम्परेचर ऑफ अर्थ, हमारी दुनिया का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। इस हालत को बोल देंगे ग्लोबल वार्मिंग। दैट इज वेरी अलार्मिंग इशू, जो कि एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इशू बन चुका। ये बेटा हमारा टॉपिक का शुरुआत, कल वाला टॉपिक है जिसको हमने रिकॉल किया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि इधर ग्लोबल वार्मिंग है तो क्या हुआ, थोड़ा सा टेम्परेचर ही तो बढ़ा है दुनिया का,
खैर है, एसी लगा लेंगे, पंखा लगा लेंगे, यूपीएस लगा लेंगे सर। लेकिन बच्चों ओवरऑल देखा जाए ग्लोबल वार्मिंग से सिर्फ इंसान के एक घर का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ता है। और ये कहा जा रहा है कि हर साल 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है एवरी ईयर, हर साल बढ़ रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है ना, 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड सर, ये तो कुछ भी नहीं है। इसका ये मतलब है कि 100 साल के बाद सिर्फ 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा दुनिया का। इसका मतलब है 20 साल के बाद, आफ्टर 20 ईयर्स, दुनिया का टेम्परेचर सिर्फ 1 सेंटीग्रेड बढ़ेगा। कुड यू बिलीव बच्चों, सिर्फ 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर 20 साल बाद बढ़ेगा। तो क्या नुकसान हो सकता है हमें? कुछ भी नहीं, गलत, बहुत नुकसान होता है। हर साल 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब है 20 सालों में सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हमारे जो पोल्स हैं, नॉर्दर्न एरियाज, पहाड़ी इलाका जात में जितनी भी बर्फ है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो पिघल जाएगी। टेम्परेचर में चेंज आएगा तो अल्लाह ताला ने जो आइस कैप्स बनाए हैं, जो ग्लेशियर्स बनाए हैं नॉर्दर्न एरियाज में, पहाड़ी इलाका जात में, पोल्स पे, कुतबीन पे जितनी भी बर्फ़ है मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। पहला नुकसान क्या होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ग्लेशियर्स, आइस कैप्स, पहाड़ों पे जो बर्फ़ है, जितने ग्लेशियर्स हैं, आइस कैप्स हैं, दे विल मेल्ट, ये सर पिघल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे तो वाटर ही बनेगा। अच्छी बात है सर, पानी ज़्यादा आ जाएगा, अच्छी बात है ना, पानी जो है उसकी मिकदार बढ़ जाएगी। तो बच्चों पानी की मिकदार बढ़ जाएगी तो फिर नुकसान होगा। ये जो वाटर है ये सारे का सारा रिवर में चला जाएगा, दरियाओं में चला जाएगा। दरियाओं से ये पानी जो है, दरियाओं के आसपास जो लोगों की आबादी होती है, रिवर के अंदर जब इसका लेवल आ जाएगा, बढ़ जाएगा तो फ्लड हो जाएंगे, सैलाब आ जाएंगे। सैलाब जो है वो फिर जो तबाहियाँ पैदा करते हैं वो आप सारे बच्चे अगर फेमिलियर हैं तो 2010 के सैलाब के अंदर आने वाली तबाहकारियाँ अभी तक जो है वो बच्चों पूरी नहीं की जा सकी, अभी तक लोगों को रिलीफ नहीं दिया जा सका। पहली बात, ग्लेशियर्स जो हैं, आइस कैप्स जो हैं, ये पिघल जाएंगे, दरियाओं में पानी आ जाएगा, रिवर जो हैं वो उनका लेवल ऊंचा हो जाएगा। जब दरियाओं का लेवल ऊंचा हो जाएगा तो जो रावी के किनारे लोगों की आबादी है, सोचो उनका क्या होगा। लाहौर में दरिया रावी के किनारे दरिया सतलुज है, कसूर में लगता है, उनके आसपास लोगों की आबादियां हैं। इंडिया जब पानी थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ देता है तो सोचो हाँ क्या होता है बच्चों, पानी बंद कर ले नुकसान तब भी होता है। लेकिन थोड़ा सा इंडिया अगर पानी का लेवल पीछे, डैम जो बने हैं उनके इलाकों में, तो डैम में से पानी खुला छोड़ देता है तो क्या होता है, तो सतलुज का लेवल ऊंचा हो जाता है। आसपास के लोग जो हैं उनके घर तबाह हो सकते हैं, उनके मवेशी मर सकते हैं, उनके जानवर मर सकते हैं, उनके घर तबाह हो जाएंगे, फसलें खराब हो जाएंगी। दरिया के किनारे लोग इसलिए भी बादी बनाते हैं, दरिया के इलाके के करीब दरिया का पानी यूज़ करके लोग काश्तकारी करते हैं। फ्लड आ जाएंगे, फ्लड आएंगे तो क्या होगा, लोगों के एनिमल्स, लोगों की जितनी भी क्रॉप्स, लोगों की जो जितनी भी रेजिडेंस है, उनकी जो रहाइश है, उनकी फसलें, उनके घर और उनके माल मवेशी सारे तबाह हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये जो है बेटा ये इतनी अच्छी बात नहीं है, दुनिया के टेम्परेचर में इजाफा इतनी अच्छी बात नहीं है। सोचो, थोड़ी देर के लिए सोचो, जजीरों का क्या बनेगा। अच्छा अगर तो ये देखो इस तरह से होगा, हर साल दुनिया का जो टेम्परेचर बढ़ता है, हर साल सतह समंदर में इजाफा होता जा रहा है। ये सारे दरिया जो हैं कहाँ जाके गिरते हैं, सारे के सारे दरिया जो हैं ये कहाँ जाके गिरते हैं, सी, समंदर में गिरते हैं। तो क्या समंदरों का लेवल नहीं ऊंचा होगा? फिर पहाड़ों से बर्फ पिघली, दरियाओं में आई, दरियाओं में तबाही फेरती हुई कहाँ गई, समंदर में। समंदरों का लेवल ऊंचा हो जाएगा, बिल्कुल होगा। समंदर का जो लेवल है, सी लेवल, ये हाई हो जाएगा
तो बच्चों दुनिया में बहुत से आइलैंड्स ऐसे हैं, बहुत से जजीरे ऐसे हैं जो समंदर से सिर्फ 1 मीटर ऊंचे हैं। हर साल, ये आप लोगों के लिए जनरल नॉलेज है, हर साल सी लेवल 1 सेंटीमीटर ऊंचा हो रहा है। हर साल 1 सेंटीमीटर जो है वो समंदरों का लेवल ऊंचा होता जा रहा है। 100 सालों में कितना ऊंचा हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। हर साल 1 सेंटीमीटर, 100 सालों में 100 सेंटीमीटर। 100 साल बेटा ऐसे गुजरते हैं। जब 100 साल गुजर जाएंगे तो कुछ दुनिया के आइलैंड्स ऐसे हैं, मालदीव, मालदीव का नाम आप सारे बच्चों ने सुना है, मालदीव। इसके कुछ जजीरे ऐसे हैं जो समंदर से सिर्फ 1 मीटर ऊंचे हैं। 100 साल में कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का क्या मतलब है? 1 मीटर। तो क्या आज से 100 साल के बाद वो जजीरा आपको नजर आएगा जिस जजीरे के अंदर, जिस जजीरे की हाइट जो है वो समंदर से सिर्फ 1 मीटर ऊंची है? आज से 100 साल बाद मालदीव दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह की तो अल्लाह ही जाने ना। हम साइंटिफिकली अगर देखें, हम अगर साइंसी लिहाज से देखें तो मालदीव कहते हैं दुनिया के जजीरे से, दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाएगा 100 साल के बाद। क्यों? किधर गया? डूब गया। मालदीव डूब गया। किस वजह से? कैसे डूब गया? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। दुनिया का टेम्परेचर बढ़ गया। दुनिया का टेम्परेचर इतना सा बढ़ा, बस इतना सा टेम्परेचर बढ़ा, पहाड़ों पे बर्फ पिघल गई, दरियाओं का लेवल ऊंचा हो गया, आबादियां तबाह हो गई, मवेशी मर गए, फसलें तबाह हो गई, लोग लुट गए। वो दरियाओं का पानी समंदर में गिरा, समंदरों का लेवल ऊंचा हो गया, समंदरों का लेवल ऊंचा हुआ, जजीरे डूब गए, सुफ़े हस्ती से मिट गए। आने वाली नस्लें हो सकता है दुनिया का नक्शा दोबारा बनाएं तो उसमें मालदीव भी ना हो सकता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में इजाफा होता जा रहा है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं? हरिकेन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं बच्चों? ये जिन्हें हम हवा भगोले बोलते हैं, हवा भगोला। ये हवा का इंतहाई तेज झक्कड़ होता है। टेम्परेचर जब 2 इलाकों का डिफरेंस आ जाए ना, 2 इलाकों में डिफरेंस हो तो हवाएं चलती हैं। हवाएं कैसे चलती हैं? हवाएं चलने का एक आसान सा उसूल है कुदरत का कि जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, और उस गर्म हवा जो कि गर्म होकर ऊपर उड़गी उसकी जगह लेने के लिए किसी ऐसे इलाके से ठंडी हवा उसकी तरफ आ जाती है। हवाओं के चलने का उसूल क्या है? हवाएं जो हैं 2 इलाकों में टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से चलती हैं। एक इलाका जहाँ पर टेम्परेचर हाई है वहाँ हवा गर्म होकर ऊपर चली जाती है, और उस गर्म हवा जो कि ऊपर चली गई उसकी जगह लेने के लिए ठंडे इलाके से हवा उधर आ जाती हैं। हवाएं ऐसे चलती हैं, ठीक है। अगर तो ग्लोबल वार्मिंग होगी तो दुनिया में बच्चों ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा आएंगे, हरिकेन्स आएंगे। टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से हवाओं की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा, मौसमों की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। आपको पता है कि अब गर्मी पड़ती है तो इंतहा की पड़ती है। पिछले साल सर्दी पड़ी थी तो वो पता लगा था कि शायद 19 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 19 साल का पाकिस्तान के अंदर सर्दी का रिकॉर्ड टूट गया है। और गर्मियाँ पड़ती हैं तो वो भी इंतहा की पड़ती हैं। मौसमों के अंदर इंटेंसिटी आती जा रही है, हवा भगोले बनेंगे, हरिकेन्स बनेंगे, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में इजाफा होगा। ये सारे के सारे जो माहौल के अंदर बिगाड़ हैं ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हैं। तो आप लोगों ने 4 इफ़ेक्ट्स पढ़ने हैं। 4 इफ़ेक्ट्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के। सबसे पहला इफ़ेक्ट क्या है? टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है एनुअली 0.05। दूसरा है ग्लेशियर आइस कैप्स मेल्ट होते जा रहे हैं। तीसरा इसी के अंदर फिर से लिखा हुआ है कि वाटर का लेवल जो है जब ये ऊंचा हो जाएगा, वाटर का लेवल जब ऊंचा हो जाएगा तो उस हाई वाटर लेवल से सैलाब और तबाहकारियाँ होंगी। और आखिर में लिखा हुआ है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वगैरह जो है इनमें इजाफा होगा।
ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक बेटा यहाँ ख़त्म होता है, लेकिन उसके साथ एक छोटा सा ग्रीन बॉक्स है। बने तो बेसिकली दो हैं, जो सेकंड वाला है उसमें से भी एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन निकालना है हमने, ठीक है। और वो जो ग्रीन बॉक्स ऊपर वाला है इसके साथ ही लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के हवाले से है, ठीक है। उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो ग्रीन बॉक्स बना हुआ है, कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इट इज नॉट अ पोल्यूटेंट। ये तो पोल्यूटेंट नहीं है कब तक, जब तक ये अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करता। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट पोल्यूटेंट अगर ये अपनी रेंज में रहे। लेकिन ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये भी इसी का कजन है, ये भी इसी की फैमिली से है, ये बड़ा डेंजरस है। इट इज कलरलेस, क्या नजर आएगा? नहीं। इट इज ऑर्डरलेस, क्या सूंघ के बता सकते हैं इस कमरे में है? नहीं। कलरलेस है, ना नजर आ रहा है, ऑर्डरलेस है, ना ही सूंघा जा रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड इंसान का छुपा हुआ दुश्मन है, हिडन एनिमी है। ये इंसान का कार्बन मोनोऑक्साइड हिडन एनिमी है, छुपा हुआ दुश्मन है। कैसे? कार्बन मोनोऑक्साइड की इस कमरे के अंदर मौजूदगी का पता नहीं लगेगा। अगर ये इस कमरे में आ भी गया तो आपको इसकी मौजूदगी का पता नहीं लगेगा। हाँ, अगर ये आपके ब्लड में चला गया, आप सांस ले रहे, सांस लेने के दौरान ये आपकी ब्लड में आता है, सबसे पहले कि आपको सिग्नल देगा, आपके हेडेक होना शुरू हो जाएगी, चकराहट आएंगे, सर में दर्द हल्की हल्की सी। तो आप हो सकता है कहें कि बच्चों ये दरवाज़ा खोल दो। अपने घर में आप कह सकते हैं कि रोशनदान खोल दो, पंखा चला दो, खिड़की खोल दो, दरवाज़ा खोल दो, ताकि ताज़ा हवा अंदर आए। आपको इसकी मौजूदगी का पता तब लगता है कि जब ये आपके ब्लड में आएगी और आपको चकराहट और गनूदगी और सर दर्द जो है उसकी अलामतें पैदा करके देगी। अगर आप सोए हुए ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये आपके ब्लड में चली जाएगी। ब्लड में एक रेड कलर का मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन, ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में जाएगी, ब्लड में है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को छीन लेगी, ऑक्सीजन स्नैच कर लेगी, ऑक्सीजन उसकी छीन लेगी। जब उसकी ऑक्सीजन छीन लेगी इंसान को सफोकेशन होगी, इंसान का दम घुटेगा और हो सकता है दम घुटने से ही वो अल्लाह को प्यारा हो जाए, उसकी डेथ हो जाए। कार्बन मोनोऑक्साइड इंसान का छुपा हुआ दुश्मन है, सोते में वार कर गया ना, देखो सोते हुए इंसान को अल्लाह के पास पहुंचा गया। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड कब पैदा होती है? जब लिमिटेड ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन नहीं होती, लिमिटेड ऑक्सीजन में कंबस्चन होती है, जब किसी चीज़ को ऑक्सीजन की कम मिकदार में जलाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इंसान को मोस्टली कमरे के अंदर, जब हम हीटर जला के सो जाते हैं, मोस्टली अगर हम किसी कमरे के अंदर आग जला दें, कमरा बंद कर दें, हीटर जला दें और सो जाएं, तो उस कमरे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होगी। और अक्सर जो है इस तरह के बच्चे जो हैं, इस तरह के लोग जो हैं जो कमरों में हीटर जला के सो जाते हैं, वो सुबह मुर्दा हालत में बिस्तर पे पाए जाते हैं। और अखबारों में पट्टियाँ चलती हैं कि रात को घर के 3 अफराद जो हैं वो कमरा बंद करके हीटर जला के सो गए और सुबह मुर्दा हालत में कमरे में पाए गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बच्चों बहुत गलत बात है, ये एक इंतहाई बेहतियाती है, बात मजाक में चली गई है, लेकिन आप लोगों ने इसको सीरियस लेना है। ये जो मैंने आपको बात बताई है ये कभी भी बंद कमरे के अंदर, सर्दियों के मौसम चल रहे हैं, हीटर जला के बंद कमरे में सो नहीं जाना। सोते हुए हीटर को बंद करें और हीटर बंद करके हीटर बाहर रख के आए, कमरे में भी नहीं रखना, गैस की लीकेज भी हो सकती। ऐसा नहीं कि आप जला के सो गए, दरवाज़ा चलो खोल के सो गए, तो सोते हुए में आपका कंबल ही हीटर पे चला जाए, आपकी टांग ही हीटर को लग जाए, तो बच्चों जलने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा आपके कमरे में। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। और वैसे भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जब आप रात को सोने लगो, अगर किसी बच्चे ने सुनी हुई है
तो उसको पता है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब भी कभी रात को सोने लगो तो कमरों के अंदर जितने भी रोशनी के जो दिए होते हैं या ये जो आपके पास जितने भी कह लें कि आप लाइट्स हैं इनको बुझा दो, ठीक है। तो उस वक्त तो लाइटें नहीं होती थी, वो जो शम्में होती थी वो जो दिए होते थे जिनके अंदर तेल डाला जाता था तो वो बुझा के लोग सोते थे। वजह क्या थी कि कभी भी रात को कुछ भी किसी भी वजह से वो आग जो है किसी दूसरी चीज़ को लग सकती है। तो बहरहाल ये बच्चों एक थोड़ा सा इस्लामिक नुक्ता नज़र से भी है। ये हमारा आज का टॉपिक है। एक सवाल, नोट ऑन इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके इफ़ेक्ट्स हैं, ये आपने नोट में तैयार करने हैं। और आगे जो ग्रीन बॉक्स बना है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, हाउ कार्बन मोनोऑक्साइड इज डेंजरस फॉर ह्यूमन, या हाउ कार्बन मोनोऑक्साइड में किल अ पर्सन, किसी भी इंसान को कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे मार सकता है, ये याद रख लेना। नीचे वाला जो ग्रीन बॉक्स है उसमें जस्ट एक वर्ड लिखा हुआ है कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर ये बच्चों क्या होता है? कैटालिटिक कन्वर्टर जो है ये ख़ास किस्म का कैटलिस्ट है, गाड़ियों के जो सलेंसर्स हैं गाड़ियों के अंदर लगाया जाता है। ये डेंजरस गैसेस जो हैं जो कि एग्जॉस्ट में से निकलती हैं ना, ये उनको लेस डेंजरस गैसेस में चेंज करता है। आई रिपीट, कैटालिटिक कन्वर्टर जो है ये आने वाली आजकल की जो स्पोर्ट्स कार्स हैं उनके सिलेंसर्स के साथ लगाया जा रहा है। इसमें मुख्तलिफ मेटल्स की प्लेट्स होती हैं। जब गाड़ी के इंजन से गलीज और गंदा धुआं निकलता है, टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, ये इस कैटालिटिक कन्वर्टर उन टॉक्सिक गैसेस को लेस टॉक्सिक गैसेस में चेंज कर देता है। और ये एनवायरो फ्रेंडली कैटालिटिक कन्वर्टर गाड़ियों के सिलेंसर्स के अंदर यूज़ होता है। ये दो सवाल हैं बच्चों, थोड़ा सा हटके हैं, स्मार्ट सिलेबस का पार्ट लग नहीं रहे, लेकिन आप लोगों ने ये दो सवाल ज़रूर करने हैं, ठीक है। ग्रुप में मैसेज नहीं करना सर ये तो था ही नहीं, इसलिए मैं भी क्लियर कर रहा हूँ बच्चों। ग्रीन बॉक्स हैं तो ये दोनों ज़रूर करने हैं, ठीक है। लो बच्चों, आज का टॉपिक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा आखिरी लेक्चर होगा ओजोन लेयर्स हैं उनके ऊपर। ओजोन क्या है इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, ओजोन का फ़ायदा, ओजोन कैसे ख़त्म हो रही है, ओजोन क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह अपना लेक्चर नंबर 10 जो है उसमें डिस्कस करेंगे। और लेक्चर नंबर 11 जो है वो इंशाल्लाह हमारे इस चैप्टर का आखिरी वाला होगा, उसमें हम MCQ उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।